हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 को, द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है क्वेश्चन से कि क्या फेसबुक फ्री है। तो हमें पता है कि अगर हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में कोई हमसे चार्जेस नहीं ले रहा है। अगर हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो हमें किसी को पे करना नहीं पड़ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक है वो फ्री है। बट अगर हम इसे एक दूसरे तरीके से सोचें कि अगर हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में हम क्या गिव अप कर रहे हैं, हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा इस वाले क्वेश्चन से। तो हमें पता है कि फेसबुक हमसे मनी नहीं लेता, वो हमसे कोई चार्जेस नहीं लेता, तो वो लेता क्या है, हमारा टाइम। तो अगर हम अपने दिन का 1 घंटा फेसबुक पर स्पेंड कर रहे हैं, फेसबुक चलाने में लगा रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ को गिव अप कर रहे हैं जो हम उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर 1 घंटे में कर सकते हैं, रदर देन कि हम फेसबुक यूज़ करें। हम उन सारी चीज़ों को उस टाइम पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिस टाइम पर हम चूज़ कर रहे हैं कि हम फेसबुक को यूज़ करें। तो हमें पता है कि जो हमारी टाइम है उसको हम और अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम फेसबुक नहीं चला रहे हो, नहीं यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पर मे बी हम मूवीज़ देख लें या फिर वीडियो गेम्स खेल लें या फिर हम अपनी पढ़ाई कर लें, हैंग आउट कर लें फ्रेंड्स के पास जाकर। तो अगर हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो हम गिव अप कर रहे हैं इन सब चीज़ों को जो हम उस टाइम पर कर सकते हैं। तो ऑल्दो हमसे फेसबुक कोई चार्जेस नहीं ले रहा, कोई मनी के टर्म्स में पैसे नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा, स्टिल उसकी एक कॉस्ट है। फेसबुक को यूज़ करने के लिए हमें गिव अप करनी पड़ रही हैं और सारी चीज़ें जो हम उस टाइम पर कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल भी देखें तो यूएस के कॉलेज स्टूडेंट 7 आवर्स पर वीक काम करते हैं और वो ऑलमोस्ट इतना तो अर्न कर ही लेते हैं एक साल में, जो कि इनफ है पे करने के लिए अगर हम एक स्पोर्ट्स कार को एनुअल लीज पर खरीद रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पे लीज का क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं बट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बात करते हैं लीज की, मतलब कि हम उसे एक्चुअल में बाय नहीं कर रहे हैं हमेशा के लिए, बट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उसको खरीद रहे हैं या फिर ले रहे हैं। तो जो ये हमारा पार्ट टाइम जॉब वाला एग्जाम्पल है, ये भी शो करता है एक अल्टरनेटिव वे कि हम अगर उस टाइम पर फेसबुक को यूज़ नहीं कर रहे तो उस टाइम पर हम अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक फ्री है कि नहीं, तो फेसबुक ऑल्दो हमसे कुछ चार्जेस नहीं लेता है यूज़ करने के, बट स्टिल अगर हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो हमें गिव अप करनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें जो हम उस टाइम पर कर सकते हैं। अब इज़ इट वर्थ इट और नॉट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं। नाउ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। अब चाहे एक पर्सन का डिसीजन हो कि वो स्पोर्ट्स कार को लीज पे खरीदे या फिर नहीं खरीदे, या फिर एक हमारा न्यू ड्राइवर क्या स्पीड रखे हमारे हेयर पिन कॉर्नर्स पे, या फिर वो कार में सीट बेल्ट पहने या फिर नहीं पहने। तो ऐसे ही चॉइसेस जो हैं वो हमारे ह्यूमन को फेस करनी पड़ती है और उन्हीं चॉइसेस को सिलेक्ट करते हुए जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें चॉइस की तो वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है हमारी मनी से। चॉइस जो है वो हमारी यूनिफाइंग फीचर होता है। यूनिफाइंग फीचर मतलब कि उसके अंदर सब आता है, वो एक वन यूनिट है, उसके अंदर सब कुछ ही आता है। उसके अंदर मनी वाली चॉइसेस भी आएंगी और भी चॉइसेस आएंगी, सारी चॉइसेस आएंगी, और उन्हीं सारी चीज़ों को हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं। नाउ इनफैक्ट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो सोचते हैं कि सारे ही ह्यूमन बिहेवियर हमारे चॉइसेस के आउटकम है। मतलब कि ऑफ कोर्स देखो, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जो हम चूज़ करते हैं वो हमारा आउटकम होता है और वो ही ह्यूमन का बिहेवियर होता है, और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो उसी को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें एक फादर और उनकी डॉटर दी हुई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फादर है वो अपनी डॉटर को बोलते हैं कि उनको फैमिली की कार वॉश करनी है। तो उसमें अब जो डॉटर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ये कि वो वॉश कर दे, दूसरा हो सकता है कि वो नेगोशिएट करे कि मैं ये नहीं करी बट मैं कुछ और कर दूंगी, या फिर आप मेरे को ये मत दो बट कुछ और दे दो। तीसरा हो सकता है कि वो मना कर दे डायरेक्ट काम करने के लिए, और फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करे। तो हो सकता है कि अगर वो मना कर दे कि मैं नहीं कर रही हूँ तो उसके बदले में उसको डांट पड़े या कुछ पनिशमेंट वगैरह मिले।
तीसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो जस्ट चली जाए वहाँ से, कुछ बोले ही ना, आंसर ही ना करे, कुछ भी रिस्पॉन्स ना करे। तो ये सारी उसके पास चॉइसेस हैं, जो भी वो चूज़ करेगी वो उसका आउटकम होगा और वो ही उसका बिहेवियर भी शो करेगा, और इकोनॉमिक्स जो है वो उसी को स्टडी करते हैं। नाउ अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इतनी सारी चॉइसेस की बात हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक्स को और प्रिसाइसली समझें और इसकी डेफिनेशन के अंदर जाएं, तो उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसको हमें समझना इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एजेंट्स और एक आगे आएगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक एजेंट्स काफ़ी सिंपल है। इकोनॉमिक एजेंट्स वो सब लोग होते हैं जो चॉइसेस लेते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, जो भी चॉइस लेता है किसी भी चीज़ की, वो सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एजेंट्स की, तो वो दो तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल मतलब कि एक पर्सन की जहाँ पे बात होती है, एज अ ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उन सबको मिलकर चॉइस लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम ग्रुप की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की, जहाँ पर एक पर्सन की चॉइसेस की बात होती है, तो वहाँ पे यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे एग्जांपल गिवन है। पहला कि एक कंज्यूमर चूज़ करे कि उसको बेकॉन चीज़ बर्गर खाना है या फिर तूफो बर्गर खाना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुम्हें मैक आलू टिक्की बर्गर खाना है या फिर तुम्हें मैक वेजी बर्गर खाना है। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो वो चूज़ कर सकते हैं कि उनको अपने चिल्ड्रन को पब्लिक स्कूल में डालना है या फिर प्राइवेट स्कूल में डालना है। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनको क्लास अटेंड करनी है या फिर स्किप करनी है, बंक करनी है क्लास। अगर हम बात करें सिटीज़न की, तो दे कैन चूज़ कि वो वोट करें या फिर ना करें और किस कैंडिडेट को सपोर्ट करें। अगर हम बात करें वर्कर्स की, तो दे कैन चूज़ कि वो एक्चुअल में जॉब करें या फिर वहाँ पे बैठ के बस प्रिटेंड करें कि वो वर्क कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में वर्क ना करें। देन अगर हम क्रिमिनल की चॉइसेस को देखें, तो उनके पास है हॉट वायर कार्स या फिर मग द लिटिल ओल्ड लेडीज़। तो इस हॉट वायर कार्स का क्या मतलब होता है कि जब हम कार को स्टार्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी की, तो ऐसे मूवीज़ में नहीं होता कि जो चोर होते हैं वो कार के नीचे से कुछ वायर्स को कट कर देते हैं और फिर उसको रीअरेंज करके कार को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी की। तो यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया हुआ है। या फिर हम किसी लिटिल ओल्ड लेडी को लूट लें। अगर हम बात करें बिजनेस लीडर्स की, तो दे कैन चूज़ कि वो एक अपनी न्यू फैक्ट्री को चिल्ले में ओपन करे या फिर चाइना में ओपन करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीनेटर की, तो दे कैन चूज़ कि वो एक बिल के फेवर में वोट करें या फिर उसके अगेंस्ट में। सीनेटर क्या लोग होते हैं? वो लोग जो हमारे गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तो लेट सपोज कि अगर कोई बिल ऐसे प्लान हो रहा है पास होने के लिए, तो दे कैन चूज़ कि या तो वो उसके फेवर में बोले या फिर वो उसके अगेंस्ट रहे। एंड फाइनली अगर हम बात करें आपकी और हमारी, तो हम भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ तो चूज़ करना पड़ता है। तो ये तो पूरी बात हो गई हमारी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो उसे देखते हैं आगे। तो अब अगर हम बात करें ग्रुप इकोनॉमिक एजेंट्स की, तो उसमें आ सकते हैं हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी, फर्म्स, यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी ये सारे ग्रुप्स हैं, इसके अंदर हमारे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। सब अपना अपना डिसीजन बताते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं और फिर फाइनली बहुत सारी चॉइसेस में से कुछ एक चूज़ करते हैं, कुछ एक डिसाइड करते हैं। तो जो हमारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, उसमें तो ये होता है कि एक पर्सन अपनी चॉइस ले लेता है और हम उसको ईजिली देख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें, तो उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं और वो सब अपना अपना सिंगल डिसीजन लेते हैं, अपनी एडवाइस रखते हैं और सब अपना अपना चूज़ करते हैं और फिर उसके बाद एक फाइनली एक उनकी एज अ होल चॉइस होती है। तो इकोनॉमिक्स चीज़ों को सिंपल रखने के लिए उन सबको एज अ सिंगल डिसीजन मेकर लेता है और वो बिल्कुल नहीं देखता उसकी डिटेल्स को कि सब इंडिविजुअल ने क्या कंट्रीब्यूट करा है उसके डिसीजन को। वो फाइनल डिसीजन देखता है और उस पूरे ग्रुप को वो एज अ सिंगल डिसीजन मेकर ही लेकर चलता है, ताकि चीज़ें हमारी सिंपल रहें। तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक एजेंट्स। अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, तो ये हमने इतनी बार पढ़ा हुआ है पहले से ही कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट जो लोगों की वांट है वो अनलिमिटेड है। तो जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो स्टडी करता है हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। स्केयर रिसोर्सेज क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो लोगों को चाहिए, कब? जब हमारी जो क्वांटिटी है जो लोगों को चाहिए वो एक्सीड कर जाए, वो ज़्यादा हो, किससे? जो क्वांटिटी एक्चुअल में अवेलेबल है।
अब ये एग्जिस्ट क्यों करता है, स्केर्सिटी एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि हमें पता है कि लोगों की अनलिमिटेड वांट है, लेकिन जो हमारे वर्ल्ड में रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड है उसके पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको ही सब कुछ दे दे। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो लेट्स सपोज अगर हमारी जो स्पोर्ट्स कार है वो फ्री हो जाए, मतलब कि उसकी कॉस्ट ही ज़ीरो है, तुम उसे फ्री में ले सकते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सबको स्पोर्ट्स कार चाहिए होगी। अब सबको तो दे नहीं सकते क्योंकि अगेन हमारे पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि सबको सब कुछ दे दे, सबको स्पोर्ट्स कार दे दे। तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस है वो एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब सबको तो नहीं दे सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम स्पोर्ट्स कार किसको देंगे, ऑफकोर्स वो जिसकी विलिंगनेस टू पे ज़्यादा होगी सबसे, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगा, जो उसके लिए पे करने के लिए एक्चुअल में तैयार होगा। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को वापस से चेंज कर दें कि स्पोर्ट्स कार फ्री नहीं है, बट अगर हम उसे पे करके खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, तो उस केस में जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, मतलब कि जो बंदे चॉइस कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो अब अगर उन्हें स्पोर्ट्स कार खरीदनी है तो उनके पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक एजेंट्स की, तो उनके पास 24 आवर्स है एलोकेट करने के लिए, 24 ही लिमिटेड टाइम है उसको एलोकेट करना है। अब उस 24 आवर्स में तुम कुछ भी कर सकते हो सकता है कि वो फेसबुक यूज़ करे, या फिर हो सकता है कि वो कोई अदर एक्टिविटीज़ करे इंक्लूडिंग जॉब की, मतलब जॉब भी करे उस टाइम पर। तो अगर लेट सपोज हमारा इकोनॉमिक एजेंट्स जॉब करता है तो उसके पास अगेन चॉइस आ जाती है कि जितनी भी उसने अपनी हार्ड अर्निंग करी है उसको वो स्पोर्ट्स कार पर स्पेंड करे या फिर नहीं करे। तो इसी तरीके के जो हमारे डिसीजन हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि कैसे हम अपने लिमिटेड स्पोर्ट रिसोर्सेज को एलोकेट करें अपनी मॉडर्न इकोनॉमी में। कैसे एलोकेट करेंगे कि वो पर्सन जो उसे खरीद भी पाएगा और वो विलिंग भी है उसको लिए पे करने के लिए, तो उसको स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, सबको नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है और जो हमारी लोगों की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इसका अगर हम छोटा सा लाइव एग्जांपल भी देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर लेट सपोज हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एक एक्स मान लो, तो वो प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है, लेट सपोज कि 2-3 मंथ के लिए। अगर स्पेशली अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है, 2-3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। मतलब जितने लोगों ने पहले खरीद ली उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और वो फिर से अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होती है। तो उस केस में हम ये वाली चीज़ भी देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है जो लोगों को चाहिए वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल है। जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और हमारे कुछ ऐसे लोग अभी भी रह जाते हैं जिनको वो चाहिए बट अगेन मिल नहीं पाता क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अभी तक हमने बात करी है चॉइसेस की, इकोनॉमिक एजेंट्स की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या होता है, तो उसे आगे देखते हैं। अब Definition of economics. Economics is the study of how agents choose to allocate scarce resources and how those choices affect society. तो इकोनॉमिक क्या स्टडी करता है कि कैसे हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो अपनी चॉइसेस में से चूज़ करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, और कैसे उनकी जो चॉइसेस हैं वो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट की बात करी हुई है और हमने इसकी बात नहीं करी है कि कैसे उनकी चॉइसेस हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि इकोनॉमिक्स में हमारी चॉइसेस कैसे होती है, कैसे हमारे एजेंट्स चूज़ करते हैं और कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में। बट अगर हम बात करें कि चॉइसेस कैसे अफेक्ट करती है सोसाइटी को, तो उसका एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। तो अगर हम किसी न्यू स्पोर्ट्स कार की सेल करते हैं तो वो सिर्फ हमारे डीलर को ही अफेक्ट नहीं करती जो उसे बेच रहा है, मतलब कि ऑफ कोर्स डीलर को तो अफेक्ट करेगी कि कार बिकेगी तो भी उसे अफेक्ट करेगी और नहीं बिकेगी तो भी उसे अफेक्ट करेगी। बट इसमें बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो डिसीजन है वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगा। तो अगर लेट सपोज हमारी कार की सेल होती है तो जो सेल्स टैक्स है वो हमारे गवर्नमेंट के पास जाता है। हम देख सकते हैं कि कार की सेल होना ना होना
तो हमारे डीलर को तो अफेक्ट करेगा ही, बट और भी लोगों को भी अफेक्ट करेगा। तो उसमें से फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट। अब सेल्स टैक्स का गवर्नमेंट से क्या लेना देना है, हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट जो है उनको फंड की नीड होती है तो वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गुड्स पे टैक्स लगा देती है, और उन्हीं सब रेवेन्यू और फंड से वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में यूज़ करती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज कार की सेल हो रही है तो अगेन वो हमारे डीलर को तो अफेक्ट करेगी, बट वो उन लोगों को भी अफेक्ट करेगी जो हमारे रोड पर होते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे ट्रैफिक में एक और कार ऐड हो जाएगी और हमारा रश आवर जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा हम इसे इस सेंस में भी देख सकते हैं कि अगर एक और कार आ गई तो हमारा जो पार्किंग स्पॉट है स्ट्रीट पर उसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे गिरने के कि तुम्हें जगह ना मिले। अगर हमारे पास 2 पार्किंग स्पॉट हैं रोड पर और हमारे पास 2 ही कार हैं तो ऑफ कोर्स दोनों को मिल जाएगा, बट अगर उसमें 3 कार हो गई हैं तो ऑफ कोर्स किसी एक को नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर ये अफेक्ट करेगा अगर एक और कार ऐड ऑन हो जाएगी। तो अगर हम बात करें एक और सेंस में, तो अगर जिसको कार बिकी है जो हमारा न्यू ओनर है, हो सकता है कि वो ड्राइव अच्छे से ना करे, तो अगेन ये अफेक्ट करेगा उन लोगों को जो रोड पर और ड्राइव कर रहे हैं। उनको ग्रेटर रिस्क होगा कि हो सकता है उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके साथ कार क्रैश हो जाए उनके उसके साथ जो ढंग से नहीं चला रहा है। और अगर हम एट लास्ट देखें तो जो हमारी कार है वो पल्यूट करती है और उस पल्यूशन को हम सब एज अ होल सफ़र करते हैं। तो अगर कोई कार की सेल होती है या नहीं होती है तो वो उसके डीलर को तो अफेक्ट करता ही करता है, बट उसके अलावा वो बहुत सारे लोगों को, वो पूरी सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है। तो एक पर्सन की चॉइस ऐसे हम देख सकते हैं कि पूरी सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है, पूरी सोसाइटी को उसकी चॉइस अफेक्ट करती है। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अगर हम अगेन बात करें चॉइसेस की, हम स्टार्टिंग से अभी तक सबसे ज़्यादा सिर्फ चॉइसेस की बात कर रहे हैं कि किसी पर्सन ने ये चूज़ करा, किसी ग्रुप ने ये चूज़ करा, बट उन सबको पढ़ने से हमें क्या मिल रहा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो लोगों की चॉइसेस को समझना, लोगों की चॉइसेस को स्टडी करना हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, वो काफ़ी यूज़फुल है हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस में। कौन सी 2 इकोनॉमिक एनालिसिस? पहला पॉजिटिव और सेकंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वो शो करती है कि लोग एक्चुअल में क्या करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव की तो वो दिखाती है कि लोगों को करना क्या चाहिए, वो लोगों को सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है और हेल्प करती है कि उनको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। अब इन दोनों इकोनॉमिक एनालिसिस को हम आगे समझते हैं इन डिटेल। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को बिल्कुल साथ में समझाने वाली हूँ कंपेयर करके। तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तो वो होती है हमारी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मतलब कि वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है, जो लोग एक्चुअल में करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है हमारी सब्जेक्टिव जजमेंट्स, मतलब कि वो डिपेंड करती हैं लोगों पर, वो इन्फ्लुएंस होती हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम कंफर्म करने के लिए हम उसको टेस्ट करते हैं अपने डेटास के साथ। अगर हम डेटा की बात करें तो 2010 में जो हमारे यूएस के हाउस होल्ड थे वो लेस देन इतना अर्न कर रहे थे पर ईयर। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमें क्या शो करती है, ये क्या डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ। दूसरा, ये हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर में क्या होगा आगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ या फिर हमें जो डेटा गिवन है उससे हम बात कर रहे हैं कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उन दोनों सिचुएशन में हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि इन 2025 जो हमारे यूएस हाउस होल्ड हैं वो अपनी इनकम का 5% सेव करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तो मैंने बताया कि यहाँ पर हमारी सब्जेक्टिव जजमेंट्स होती है, मतलब कि हमारे जो डिसीजन होते हैं, हमारी जो क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी फैक्टर्स पे भी, कि लोग पर्सनली क्या फीलिंग है उनकी, उनका खुद का क्या टेस्ट है, उनका खुद का क्या ओपिनियन है।
अब ऐसा क्यों है कि देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो डिस्क्राइब करता है कि लोग एक्चुअल में करते क्या है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिकमेंड करता है कि लोगों को करना क्या चाहिए। तो रिकमेंड करने के लिए हमें लोगों की पर्सनल फीलिंग को पता होना चाहिए, लोगों का टेस्ट पता होना चाहिए, लोगों का ओपिनियन पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं, तभी तो हम उनको सजेस्ट करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ भी तो सजेस्ट नहीं कर देंगे, हम पहले देखेंगे कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, उन सबको देखकर हम उन्हें एक बेस्ट एडवाइस देंगे, हम उन्हें रिकमेंड करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो लेट सपोज कि मुझे एक पार्टी में जाना है और मेरे पास काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ब्लैक ड्रेस पहनूँ या फिर मैं वाइट ड्रेस पहनूँ। ये दोनों मेरी प्रेफरेंस है, बट मैं कंफ्यूज हूँ, मैं चूज़ नहीं कर पा रही कि मैं कौन सा पहनूँ। तो लेट सपोज कि मैंने अपने भाई से पूछा, उसको बुलाया और मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे बिहाफ पे प्लीज़ चूज़ करके बताओ कि मुझे कौन सी कलर की ड्रेस पहननी चाहिए। और उसने मेरी प्रेफरेंस तो पूछी नहीं, बट उसने बोल दिया पिंक कलर की ड्रेस। तो वहाँ पर जो हमारी एडवाइस है वो बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं हुई, क्योंकि उसने मेरी प्रेफरेंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा टेस्ट, मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं करी। तो अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें पहले लोगों की प्रेफरेंस जाननी पड़ेगी कि लोग क्या चाहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, और देन हम सजेस्ट करेंगे अपनी एडवाइस उसके ऊपर। खुद से कुछ भी अपनी तरफ से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे कि आगे वाला इंसान की क्या प्रेफरेंस है और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपनी एडवाइस को रखेंगे। अब अगर हम बात करें बुक के एग्जाम्पल की, तो लेट सपोज एक इकोनॉमिस्ट हेल्प कर रहा है एक वर्कर को कि उसको रिटायरमेंट के लिए कितना सेव करना चाहिए। अब वो खुद से तो नहीं बता देगा ना कि तुम इतना सेव कर लो, तो वो पहले देखेगा कि उसकी खुद की प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो उसने बताया कि मैं इतना तो सेव कर लूँ कि मैं अपने आफ्टर रिटायरमेंट के सारे एक्सपेंडिचर को बेयर कर पाऊँ, उनको ईजिली अफोर्ड कर पाऊँ। तो ये तो हो गई हमारी वर्कर की प्रेफरेंस। अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट की, तो उसने इनकी प्रेफरेंस देखी, उन्होंने देखा कि इनको चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं इतना तो सेव कर लूँ कि मैं अपने सारे एक्सपेंडिचर को बियर कर पाऊँ। तो एक्सपेंडिचर में उन्होंने उनकी कंजम्पशन वगैरह देखी कि कितने खर्चे हैं, सब कुछ देखा, और उसके बाद उन्होंने टोटल फाइनली उनको कुछ रिकमेंड करा, मतलब कि सब कुछ एनालाइज करके उन्होंने उनको अपना सेविंग रेट एडवाइस करा कि तुम इतना सेविंग रेट से अभी बचाना स्टार्ट कर दो ताकि आफ्टर रिटायरमेंट तुम अपने एक्सपेंडिचर को ईजिली बेयर कर पाओ। तो ये थे हमारे दो इकोनॉमिक एनालिसिस। अब अगर हम बात करें नॉर्मेटिव एनालिसिस एंड पब्लिक पॉलिसी की, तो उसे हम आगे देखते हैं। अब तो नॉर्मेटिव एनालिसिस एंड पब्लिक पॉलिसी में क्या है कि जो हमारी नॉर्मेटिव एनालिसिस है वो हमारी सोसाइटी को भी एडवाइस करता है, लोगों को भी एडवाइस करता है, ग्रुप को भी एडवाइस करता है, तो ऐसे सोसाइटी को भी एडवाइस करता है। अब सोसाइटी को कैसे एडवाइस करता है, तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि अगर कोई भी हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ होती है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे हमारी वो कोई भी रेगुलेशन हो, तो उसमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं इवैल्यूएट करने में। इवैल्यूएट करने में कैसे, अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। अगर हमारी कोई पब्लिक पॉलिसी आती है तो उसके विनर्स भी होते हैं और लूजर्स भी होते हैं। विनर्स और लूजर का क्या मतलब हुआ कि अगर लेट सपोज कोई पब्लिक पॉलिसी आती है तो वो पॉलिसी कुछ लोगों को तो फायदा करती है, कुछ लोगों को नुकसान भी करती है। अगर जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हम बोलते हैं विनर्स, जिन लोगों को उस पॉलिसी के आने से नुकसान होता है उनको हम बोलते हैं लूजर्स। तो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको ऑफ कोर्स अलग अलग सबका ओपिनियन होगा, जिसको फायदा होगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिसको जो लूजर होगा, जिसको नुकसान हो रहा है, ऑफ कोर्स उसको उस पॉलिसी से प्रॉब्लम होगी। तो उस सिचुएशन में हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिसी को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो उसके लिए हम इकोनॉमिस्ट की हेल्प से पता लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम देखो इसको, तुम इसको इवैल्यूएट करो और बताओ सारे विनर्स और लूज़र, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताओ, एंड देन उसके बाद फाइनली कोई पॉलिसी आती है। ओके, तो अब यहाँ पे पहले हमारा विनर्स और लूजर्स वाला एग्जाम्पल गिवन है, मतलब कि किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं वेटलैंड को,
इन्वायरमेंटल रेगुलेशन से, तो वो बेनिफिट करता है हमारे बर्ड वॉचर्स को। बर्ड वॉचर्स को कैसे बेनिफिट करता है? क्योंकि अगर हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं तो जो हमारी माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं वहाँ पे स्टे करती हैं, तो वहाँ से ऑफ कोर्स बर्ड वॉचर्स को भी फ़ायदा होता है। अब अगर हम बात करें कि नुकसान किसको हो रहा है एनवायरमेंटल रेगुलेशन से, तो वो हार्म करता है लैंड ऑनर्स को, क्योंकि वो उस पर डेवलप ही नहीं कर पाते लैंड। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो, अगर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन बोल रहा है कि वो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेगा, तो उस केस में जो उस लैंड का लैंड ओनर है, वेटलैंड का ओनर है, वो उस पर अगर कुछ करना भी चाहे, कुछ बिल्डिंग भी बनाना चाहे, तो वो उस केस में नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऐसा रेगुलेशन आया है। तो एक तरफ किसी को फ़ायदा हो रहा है बर्ड वॉचर्स को, तो दूसरी तरफ किसी को नुकसान भी हो रहा है लैंड ओनर्स को। तो ये थी हमारी पॉलिसी में विनर्स और लूज़र्स की बात। अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट के रोल की, तो इकोनॉमिस्ट को डिसाइड करना ही पड़ता है एथिकल जजमेंट। एथिकल जजमेंट मतलब कि उस टाइम पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम पॉलिसी को इवैल्यूएट करेंगे तो एक ग्रुप तो ऐसा होगा जो वर्स ऑफ हो रहा होगा, मतलब जिससे नुकसान हो रहा होगा, दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जो पहले से बेटर ऑफ हो रहा होगा, जिसको फ़ायदा हो रहा होगा। तो इकोनॉमिस्ट को कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ता है, कुछ ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो सबसे बेस्ट हो। अब जो हमारी एथिकल जजमेंट्स हैं वो अनअवॉइडेबल हैं जब भी इकोनॉमिस्ट सोचते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कम ऐसी होती हैं जिससे सभी को फ़ायदा हो रहा है। हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसी में किसी को तो नुकसान हो रहा होता है और किसी को फ़ायदा हो रहा होता है। बहुत कम ऐसे चांस है कि सभी को उससे फ़ायदा हो रहा हो। तो उस केस में क्या करना चाहिए? अब इसमें क्या करते हैं कि अगर हमारे किसी लोगों को तो बेनिफिट हो रहा होगा और किसी को नुकसान हो रहा होगा, तो अगर हमारा नुकसान लोगों को ज़्यादा हो रहा है और बेनिफिट लोगों को कम हो रहा है उससे, तो उस केस में तो नहीं आनी चाहिए पॉलिसी। लेकिन अगर नुकसान लोगों को कम हो रहा है, मतलब कि जिन लोगों को नुकसान हो रहा है वो लोग कम है और जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो लोग ज़्यादा है, जिन लोगों को बेनिफिट हो रहा है वो लोग ज़्यादा हैं, तो उस केस में हमारे विनर्स ज़्यादा होंगे लूज़र से, और वहाँ पे हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को अलाउ कर देते हैं। अब नीचे यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, तो अगर हम एथिकल जजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एथिकल है कि अगर हम इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लगा दें वेटलैंड पर और वो प्रिवेंट करें, मतलब कि वो रोके रियल स्टेट डेवलपर को, मतलब कि जो उसके लैंड ओनर है उस पर बिल्डिंग बनाने से, न्यू होम्स बनाने से, तो क्या ये एथिकल है? फिर इसके बाद बोला गया है कि क्या होगा जब हमारे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन प्रोटेक्ट करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स को जो अदर लोग वैल्यू करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि क्या इसका कोई अदर सोल्यूशन है या फिर ये बिल्कुल ही ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो सकती। दूसरा बोला गया है कि गवर्नमेंट को क्या ट्राई करना चाहिए कि वो रियल स्टेट डेवलपर से उस लैंड को खरीद ले, वेट लैंड को उसके ओनर से खरीद ले, एंड अगर लेट सपोज गवर्नमेंट उस लैंड को खरीदने लगती है तो सोसाइटी कैसे पता लगाए कि गवर्नमेंट को किस प्राइस पर वो खरीदनी चाहिए। एंड देन एट लास्ट क्या डेवलपर को फोर्सफुली पे करना पड़ेगा वो प्राइस जो हमारी सोसाइटी डिटरमाइन करती है। तो ऐसे क्वेश्चन, यही सारे पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस जो पूछते हैं कि सोसाइटी को एक्चुअल में करना क्या चाहिए, वो सारे आते हैं हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बात करती है कि सोसाइटी को एक्चुअल में करना क्या चाहिए, इंडिविजुअल को एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो अब आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है, मतलब कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में इसे बहुत बार पढ़ा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है कि कैसे हमारे इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट्स चॉइसेस करते हैं और कैसे वो चॉइसेस अफेक्ट करती है हमारे मार्केट के प्राइस को, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को और एक दूसरे एजेंट की वेलबींग को। दूसरे एजेंट की वेलबींग क्यों बोला हुआ है? मतलब कि जैसे हमने बताया कि एक पर्सन का डिसीजन हमारी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, तो ऐसे ही इन सब की चॉइसेस भी अफेक्ट करती है वेलबींग ऑफ अदर एजेंट्स।
अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो लेट्स सपोज हमारे माइक्रो इकोनॉमिस्ट ने डिज़ाइन करी एक ऐसी पॉलिसी जो पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। तो उन्होंने देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी कार्बन इमिशन की वजह से भी होती है। कार्बन इमिशंस मतलब कि अगर हम अपने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को बर्न करते हैं तो उसमें से हमारी कार्बन इमिशंस निकलते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर इकोनॉमिस्ट को पोल्यूशन रिड्यूस करना है तो उन्होंने देखा कि हमें पोल्यूशन कम करने के लिए हमें अपने फ्यूल्स का यूज़ कम करवाना पड़ेगा, हमें फ्यूल्स का यूज़ रिड्यूस करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कार्बन इमिशंस पर कार्बन टैक्स लगा दिया, मतलब कि जो जितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन इमिशंस पर यूनिट उसको उसके लिए कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें अपने कोल पावर प्लांट की तो उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू विंड फार्म, जहाँ पर हमारा लो कार्बन इमिशन होता है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कार्बन टैक्सेस इम्प्लाइज करा और उन्होंने फिर देखा कि टैक्सेस के आने से कैसे चीज़ें बदली, टैक्सेस ने कैसे अफेक्ट करा हाउस होल्ड एंड फर्म्स को और उनकी एनर्जी के यूजेज को, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा वो यूज़ करेंगे फिर उतना ही उनका कार्बन इमिशन होगा और उसके ऊपर उन्हें इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। नाउ अब अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी की साथ में स्टडी। अब चाहे वो हो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कितनी हुई है, टोटल हमारा इकोनॉमिक का आउटपुट कितना है, कितना हमारा ओवरऑल प्राइस इंक्रीज़ हो गया परसेंटेज में, मतलब कि कितना हमारा इन्फ्लेशनरी रेट हो गया। अगर हम बात करें लेबर फोर्स की तो कितने फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं बट जॉब को ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब कि यहाँ पे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिस्ट की तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाते हैं हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिस्ट फोकस करते हैं पर्टिकुलर पार्ट्स पर इकोनॉमिक के कि उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैक्रो इकोनॉमिस्ट सब पार्ट को एक साथ, मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज़ लाते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लो कि हमारी इकोनॉमी की नेगेटिव ग्रोथ हो रही है या फिर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है, इसमें डेटा भी दिया हुआ है कि 2007 to 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे तो हमारे हाउसिंग का प्राइस बिल्कुल ही लो हो गया था और हमारे बैंक्स जो थे वो सब फेल हो गए थे। तो उस केस में हमारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है, उसके रीजंस को फाइंड करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं और रिकमेंड करते हैं पॉलिसीज़ जो पूरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो ये था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिस्ट की क्या जॉब होती है और हमारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट की क्या जॉब होती है। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में। नाउ 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल की, ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें उसमें से सिर्फ एक ही चूज़ करना है तो हम ट्राई करेंगे वो ऑप्शन चूज़ करने का जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसे एक बार देखते हैं कि हमें पता है कि देखो जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं वो स्टडी करते हैं लोगों की चॉइसेस की, बट लोग तो इतने सारे हैं और वो दिन में कितनी सारी चॉइसेस कर देंगे, तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम हर ह्यूमन की हर चॉइस को स्टडी करें। अगर हम बात करें कि वो चॉइसेस को डिसाइड कैसे करते हैं कि हमें ये चूज़ करना चाहिए, तो वो कॉन्शियसली भी डिसाइड कर सकते हैं और अनकॉन्शियसली भी, लाइक कि वो सोच समझ के भी डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे भी डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा, जितने भी उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि ये चूज़ करें या फिर ये चूज़ करें, उन सब के वो प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करते हैं, मतलब कि वो उनके फ़ायदे भी देखते हैं सारे और उनके नुकसान भी देखते हैं और उन सब में से फिर वो ट्राई करते हैं पिक करना बेस्ट फिजिबल ऑप्शन जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में समझें तो जो लोग हैं वो अपने ऑप्शंस का बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वो उसे चूज़ करेंगे, लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम मिल रहे हैं तो उसमें वो उसे चूज़ नहीं करेंगे। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड प्रिंसिपल की, इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे वो वाला सेंस नहीं है कि हमारी सप्लाई डिमांड के इक्वल है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जहाँ पे कोई भी एजेंट किसी और का
बिहेवियर चेंज करके, चॉइसेस चेंज करके अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं कर सकता। मतलब कि इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेज है जहाँ पर हर एजेंट ये फील कर रहा है कि वो इससे बेस्ट ऑप्शन तो चूज़ ही नहीं कर सकता। मतलब कि इक्विलिब्रियम पे जितने भी एजेंट्स हैं उसको ऐसा लग रहा है कि उसने सबसे बेस्ट फिजिबल ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, इससे अच्छा ऑप्शन उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में देखें तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर सब अपनी ऑप्टिमाइजिंग लेवल पे हैं। ऑप्टिमाइजिंग लेवल मतलब कि बेस्ट फिजिबल एक्शन, मतलब कि जितने भी ऑप्शन है उसमें से उन्होंने अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल, एम्पिरिसिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो डेटा को यूज़ करते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे का रीज़न जानने के लिए वो ऐसी थ्योरीज को टेस्ट करते हैं और डेवलप करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट सपोज कि हमारी कंट्री में प्राइस जो है सब चीज़ों की वो इंक्रीज़ हो गए। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो हम बोल सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व करा, बट उनको उसका कॉज भी जानना था कि हमारा प्राइस क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी और उनको लगा कि नोट प्रिंट करने से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए जो उन्हें लगा, उन्होंने डेटा कलेक्ट करा। उन्होंने बाकी कंट्रीज़ का भी डेटा कलेक्ट करा और देखा कि क्या बाकी कंट्रीज़ में भी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से, नोट प्रिंट होने से उनका प्राइस इंक्रीज़ हुआ। तो उन्होंने देखा कि इट्स ट्रू कि वहाँ पे भी सेम हुआ था। तो उनका जो डेटा है वो वेरीफाइड हुआ और उन्होंने उसका जो कॉज है वो पता लगा लिया। तो जो भी हमारे वर्ल्ड में, जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, तो उसका कॉज पता लगाने के लिए इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो थ्योरीज को टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में रीज़न वो है या नहीं, क्या क्या रीज़न है, किस किस रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये थी हमारी 3 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इन तीनों प्रिंसिपल में से कुछ थोड़ा बहुत ही समझ आया तो इट्स ओके, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आगे इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।